नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में। और हम सिर्फ मैप पर इसकी लोकेशन नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस जमीन ने सदियों से भारत की कहानी को, उसकी पहचान को एक शक्ल दी है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली के साथ। कभी सोचा है कि जब गुजरात में सुबह के 7 बजते हैं, मतलब सूरज बस निकल ही रहा होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में दिन चढ़ चुका होता है। वहां लगभग 9 बज रहे होते हैं। फिर भी पूरे देश में हर किसी की घड़ी एक ही समय क्यों दिखाती है? इस सवाल का जवाब हाँ, वो भारत के भूगोल में ही छुपा है। तो इस समय की पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा जूम आउट करना होगा। ये एक तरह से भारत की कुंडली बांचने जैसा है, आप कह सकते हैं। अच्छा। जहां उसके पहाड़, नदियां और समुद्र तट, वो सब उसके भाग्य की रेखाएं हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन रेखाओं के पीछे जो कहानी छुपी है उसे समझा जाए। बहुत बढ़िया। तो चलिए सबसे पहले एक बड़ा सवाल लेते हैं। जब हम दुनिया के ग्लोब को घुमाते हैं तो भारत कहाँ नजर आता है? और मेरा मतलब सिर्फ देशांतर और अक्षांश से नहीं है, मैं समझा, बल्कि दुनिया के मंच पर उसकी शख्सियत क्या है। ये सवाल ही एक तरह से पूरी चर्चा का सार है। देखिए, अगर हम तकनीकी तौर पर देखें तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है। इसका जो मुख्य भूभाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से शुरू होकर ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक फैला हुआ है। और शायद इसीलिए कर्क रेखा जो भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है वो इतनी महत्वपूर्ण है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो सिर्फ नक्शे पर एक लकीर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक तरह की जलवायु सीमा है। इस रेखा के दक्षिण का जो भारत है वो ट्रॉपिकल है, यानी गर्म और आर्द्र मौसम। जी, जहां घने जंगल हैं। और इसके उत्तर का भारत सब ट्रॉपिकल और शीतोष्ण है, जहां मौसम के रंग बदलते हैं, सर्दियां होती हैं और हिमालय की बर्फीली चोटियां भी हैं। बिल्कुल। एक ही देश में मौसम के इतने अलग अलग रूप मिलना इसी एक रेखा का कमाल है। अब बात करते हैं आकार की। हम सब जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है, लेकिन जब इसे किसी पैमाने पर रखकर देखते हैं तो इसकी विशालता और भी साफ नजर आती है। हाँ, आंकड़े तो काफी हैरान करने वाले हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 33 लाख के करीब। जी। अब ये सुनने में सिर्फ एक नंबर लगता है, लेकिन इसे ऐसे समझिए कि दुनिया की कुल जमीन का ये 2.4% हिस्सा है। सिर्फ 2.4%? हाँ, और इतने में ही हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं। 7वें? ये वाकई कमाल की बात है। यहाँ एक पहेली है जो मुझे हमेशा दिलचस्प लगती है। नक्शे पर देखें तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, कश्मीर से कन्याकुमारी, हाँ, वो है लगभग 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की चौड़ाई, मतलब अरुणाचल से गुजरात तक, वो है 2933 किलोमीटर। तो लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम। लेकिन अक्षांश और देशांतर का जो फैलाव है वो दोनों ही लगभग 30 डिग्री का है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये पृथ्वी के गोल आकार का एक बहुत खूबसूरत धोखा है। अच्छा, कैसे? इसे एक संतरे की तरह सोचिए। संतरे की जो फांकें होती हैं वो बीच में यानी भूमध्य रेखा पर सबसे चौड़ी होती हैं। हाँ, सही बात है। और जैसे जैसे आप ऊपर या नीचे ध्रुवों की तरफ जाते हैं वो पतली होती जाती हैं। हाँ। तो भारत क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में है, वहां तक आते आते देशांतर की ये रेखाएं थोड़ी सिकुड़ चुकी होती हैं। ओह, तो इसीलिए 30 डिग्री का फासला जमीन पर कम किलोमीटर नापता है पूरब से पश्चिम में। बिल्कुल, जबकि उत्तर से दक्षिण में ज्यादा। ये सीधी ज्यामिति है। वाह। अब इस विशाल फैलाव का एक और बड़ा मजेदार नतीजा है समय। जी। 30 डिग्री देशांतर का मतलब है कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज उग रहा होता है तब गुजरात में लोग शायद 2 घंटे और सो सकते हैं। हाँ, लगभग 2 घंटे का फर्क है। तो फिर पूरे देश में घड़ियां एक ही समय कैसे दिखाती हैं? सोचिए, अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? हर शहर का अपना टाइम जोन। मतलब ट्रेन का टाइम टेबल बनाना ही एक दुष्स्वप्न बन जाता। बिल्कुल। इसी उलझन से बचने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला गया। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी दिशांतर, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। जी बिल्कुल। उसे पूरे देश का मानक समय यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया गया। तो ये एक तरह का राष्ट्रीय समझौता है। हमने तय किया कि हम सब अपनी घड़ियां मिर्जापुर के हिसाब से चलाएंगे। हाँ, चाहे हमारे यहाँ सूरज किसी भी वक्त उगे। ये राष्ट्रीय एकता का एक अदृश्य धागा है जो समय के रूप में हम सबको बांधे हुए है। ये एक व्यावहारिक समाधान है। जी। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब जरा बाहर की दुनिया पर नजर डालते हैं। भारत की ये जो स्थिति है वो उसे दुनिया के नक्शे पर क्या खासियत देती है? यहाँ भारत की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर आप एशिया के नक्शे को देखें
तो भारत एक प्रायद्वीप की तरह दक्षिण की ओर हिंद महासागर में लटका हुआ दिखता है। एक दक्षिणी विस्तार की तरह। बिल्कुल, या उसे पूर्व और पश्चिम एशिया के बिल्कुल बीच में एक मुकुट जैसी स्थिति देता है। पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका और पूर्व में दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन। और भारत इन दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाले समुद्री रास्ते के ठीक ऊपर बैठा है, एक केंद्रीय स्थिति में। और शायद इसी वजह से हमारे नीचे जो विशाल महासागर है उसका नाम हिंद महासागर या इंडियन ओशन है। सही बात है। ये बात सोचकर ही कितनी बड़ी लगती है। दुनिया में शायद ही कोई और देश होगा जिसके नाम पर एक पूरे महासागर का नाम रखा गया हो। ये कोई संयोग नहीं है, ये हजारों सालों के समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक प्रभाव का नतीजा है। ये इस बात का सबूत है कि आधुनिक नक्शे बनने से बहुत पहले से ही दुनिया भारत को इस क्षेत्र की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में जानती थी। अच्छा, पर एक दिलचस्प बात यह भी है कि भारत का दुनिया से शुरुआती संपर्क समुद्री रास्तों से उतना नहीं था जितना जमीनी रास्तों से था। हाँ। आप हिमालय के दर्रों की बात कर रही हैं, खैबर, बोलन। जी। ये सिर्फ पहाड़ों के बीच के रास्ते नहीं थे, ये संस्कृतियों, विचारों और व्यापार के हाईवे थे। सदियों तक यात्री, विद्वान, व्यापारी और हमलावर सब इन्हीं रास्तों से भारत आए। समुद्र के रास्ते तो दुनिया ने बहुत बाद में खोजे। और ये लेन देन एक तरफा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे उपनिषदों का ज्ञान, रामायण और पंचतंत्र की कहानियां और सबसे महत्वपूर्ण शून्य और दशमलव प्रणाली, जिसने गणित और विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी, वो सब इन्हीं पहाड़ी रास्तों से गुजरकर दुनिया तक पहुंची। और वापसी में भी बहुत कुछ आया। हम भारत से मसाले, मलमल और कीमती पत्थर बाहर भेजते थे, तो बदले में यूनानी मूर्तिकला और पश्चिम एशियाई वास्तुकला का प्रभाव हमारे यहाँ आया। जी, आप देश के पुराने मंदिरों और इमारतों के गुंबदों और मेहराबों में आज भी उस सांस्कृतिक लेनदेन की छाप देख सकते हैं। लेकिन फिर एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। आप स्वेज नहर की बात कर रही हैं? हाँ, सन 1869 में स्वेज नहर का खुलना, इसने भारत और यूरोप के बीच की दूरी को 7000 किलोमीटर कम कर दिया। वो एक गेम चेंजर था। 7000 किलोमीटर का मतलब है कि आपको पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर आने की जरूरत नहीं। सोचिए, इसका मतलब था कि जो चिट्ठियां, सामान और सैनिक महीनों में पहुंचते थे, वो अब हफ्तों में पहुंचने लगे। दुनिया अचानक सिकुड़ गई। और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत तो रातों रात आसमान छू गई होगी। बिल्कुल, ये उस दौर का इंटरनेट था, कह सकते हैं, जिसने दुनिया को और तेजी से जोड़ दिया, और भारत उस नेटवर्क का एक बहुत जरूरी हब बन गया। वाकई, भूगोल कैसे तकनीक के साथ मिलकर इतिहास की दिशा बदल देता है, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब थोड़ा और करीब आते हैं और भारत के पड़ोस की बात करते हैं। हमारा पड़ोस बहुत विविध और ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है। अगर हम उत्तर पश्चिम में देखें तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उत्तर की तरफ विशाल हिमालय की दीवार के पार चीन है, और उसी गोद में नेपाल और भूटान बसे हुए हैं। और पूरब की ओर बढ़ें तो पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ हमारी सीमाएं हैं। ये सिर्फ राजनीतिक सीमाएं नहीं हैं, इनके आर पार भाषाएं, संस्कृतियां, धर्म सब सदियों से एक दूसरे में गुथे हुए हैं। बिल्कुल, और जमीनी सरहदों के अलावा हमारे समुद्री पड़ोसी भी हैं। हाँ, दक्षिण में 2 द्वीप देश हमारे अहम पड़ोसी हैं। एक तो श्रीलंका, जो हमसे पाक जल संधि नाम के एक संकरे समुद्री रास्ते से अलग होता है, और दूसरा और थोड़ा और दक्षिण में मालदीव, जो लक्षद्वीप समूह के ठीक नीचे स्थित है। तो कुल मिलाकर भारत दक्षिण एशिया के बिल्कुल केंद्र में है, जिसके चारों ओर इतने सारे देश हैं। जी, ये स्थिति हमें एक खास जिम्मेदारी भी देती है और कई अवसर भी। हमारे संबंध इन सभी देशों के साथ हमारे भूगोल और इतिहास से गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये पड़ोस हमारी विदेश नीति, हमारी सुरक्षा और हमारी अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। भारत की स्थिति ऐसी है कि वो इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता और विकास की एक धुरी बन सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, भारत का आकार और उसकी स्थिति सिर्फ भूगोल की किताब के कुछ तथ्य नहीं है। नहीं, ये वो कैनवस है जिस पर भारत की पूरी कहानी लिखी गई है। उसकी जलवायु की विविधता, उसके लोगों का मिजाज, उसका जटिल इतिहास और दुनिया में उसकी आज की भूमिका। आपने सही कहा, चाहे वो हिमालय के दर्रे हों जिनसे सदियों तक ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, या हिंद महासागर में उसकी केंद्रीय स्थिति जो आज उसे एक बड़ा रणनीतिक लाभ देती है। भारत का भूगोल उसकी पहचान का एक जीता जागता हिस्सा है। ये स्थिर नहीं है। नहीं,
ये लगातार हमारे आज और हमारे आने वाले कल को आकार दे रहा है। हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। जरूर। हमारे स्रोतों में प्राचीन रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट का जिक्र है, जिसने सदियों तक व्यापार और संस्कृति के लिए रास्ते खोले थे। जी। आज के दौर में जब हम नई सड़कें, रेलवे लाइनें और आर्थिक कॉरिडोर बना रहे हैं, तो क्या ये नए रास्ते भी उन्हीं ऊंचे पहाड़ी दर्रों और पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों को एक नया आकार दे रहे हैं? ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन सिल्क रूट ने किया था। हाँ। ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन उसकी गूंज हमेशा सुनाई देती है। प्राचीन मार्ग विचारों और सामानों के लिए थे। आज के ये आधुनिक मार्ग ऊर्जा, डेटा और व्यापार के लिए हैं। लेकिन मूल सिद्धांत वही है। जुड़ाव हमेशा विकास और बदलाव लाता है, और भारत की भौगोलिक स्थिति उसे इस नए दौर के सिल्क रूट के केंद्र में रखती है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमें आगे भी सोचते रहना चाहिए। तो हमने देखा कि कैसे भारत के आकार और उसकी लोकेशन ने न सिर्फ उसके इतिहास और कल्चर को एक शक्ल दी है, बल्कि दुनिया में उसकी जगह को भी तय किया है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि यही भूगोल जो भारत के अतीत की पहचान रहा है, वो आने वाले समय में इसके भविष्य को कैसे आकार देगा।